हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं। अपनी जो नॉन टेक वाली सीरीज चल रही है उसी के साथ मैं ये सीरीज भी चलाऊंगा, जिसमें आरआरबी सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं। सो आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, पहले मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग मुझसे अभी कहेंगे कि सर अरे ये तो रिपीटेड है, ये तो आ चुका है, ये तो अरे ये तो प्रीवियस ईयर आ रहे हो। ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन जो कि हो सकता है कि पहले आ चुके हो, मतलब प्रीवियस ईयर में हो सकते हो, या वो क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में इसी टाइप के, मतलब जेई लेवल के एग्जामिनेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एसएससी जेई से रिपीट हुआ हो या स्टेट जेई से भी, कहीं से भी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं या कई बार आते हैं या डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन आप लोग कभी कभी उसको गलत कर देते हैं। ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा एक बार में, बिकॉज 25 क्वेश्चंस पढ़ने में और कराने में मुश्किल से 15 20 25 मिनट लगते हैं। ठीक है। उसमें आपका भी टाइम सेव होता है, मुझे पता है आप लोग 1.5x की स्पीड पे देखते हो, अच्छी बात है। ठीक है। अपना टाइम बचाओ अगर आपको पता है चीज़ें हैं, और इसको, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखो, ये मैं हमेशा कहता भी हूँ, लास्ट में कहता हूँ, स्टार्ट में फिर से कह दे रहा हूँ कि इस जो भी मैं करा रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे उसको ध्यान रखना कि आप उसको मॉक के फॉर्म में अटेम्प्ट करो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये आपकी तैयारी पता चलेगी किस लेवल पे है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, और आगे क्या क्या आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब आगे और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आई थिंक फॉर्मेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन चल जाएगा काम। ओके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी लॉस इन अ पाइप सिस्टम। पाइप सिस्टम में एनर्जी लॉस मतलब हेड लॉस, पाइप सिस्टम में कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान देंगे तो डार्सी इक्वेशन भी नहीं यूज करते। ठीक है। क्योंकि डार्सी V इक्वल्स टू के आई, इससे कोई लॉसेस का हम पता नहीं लगाते हैं। चीजीज भी नहीं यूज करते। ठीक है। और एनर्जी लॉस की अपने आप में कोई इक्वेशन नहीं है। एनर्जी लॉस एक चीज है, एनर्जी लॉस एक चीज है जिसे हम लोग हेड लॉस के नाम से जानते हैं, लेकिन अपने आप में इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास बचा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन आ गया है, ये सिविल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, कॉन्टेक्ट भी तो है अपने में, लेट्स सॉल्व इट। वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑब्वियसली 3 मार्च को करते हैं हम लोग। ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है। ठीक है। तो मुझे आप ये कमेंट्स में बताएं तो आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड। ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या होगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है, और नंबर ऑफ टोटल रामसार साइट्स कितनी है अभी तक करंटली। ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर कह रहा है द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू डिवाइड द स्टेजेस, द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू डिवाइड द स्टेजेस इन डिफरेंट लेवल्स इज टर्म्ड एज। सो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्टेजेस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करता है। मान लो ये कोई चीज़ है, ठीक है, कोई फ्लो है, कोई कैनाल है, कुछ भी है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। क्या रिटेनिंग वॉल ऐसा काम करती है, पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं, रिटेनिंग वॉल तो अलग ही काम करती है। ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। चेक डैम एक चीज है। चेक डैम क्या काम करता है, किसी को पता है। चेक डैम क्या होता है ना, वो एक जगह पे लगता है, लेकिन वो डिवाइड ऐसे ही लगता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइंस खींची ऐसे ही लगेगा चेकिंग के लिए। ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसका काम डिवाइड करना नहीं होता है। ठीक है। बैराज का भी काम डिवाइड करना नहीं होता है, एक ही चीज का काम होता है डिवाइड करना, जो कि होता है यहाँ पे हमारा वियर। वियर डिवाइड कर देता है डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है। क्योंकि वियर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक चीज पूछ लेता है कि भाई वियर से क्या डिटरमाइन करते हैं, वियर से हम लोग डिस्चार्ज डिटरमाइन करते हैं, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ मटेरियल इज ऑलवेज डैश देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, इक्वल होता है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो हमेशा आपके अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका परमिसिबल स्ट्रेस जो कि परमिटेड स्ट्रेस है, वो अगर ज्यादा हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस से, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर, जो भी चीज हम बना रहे हैं, उसके कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें परमिसिबल स्ट्रेस हमेशा लो रखना पड़ता है। किससे? अल्टीमेट स्ट्रेस से लो रखना पड़ता है। तो लोअर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द मेथड यूज फॉर लेवलिंग इन हिली टेरेन या हिली एरियाज क्या होता है? ऐसा कौन सा चीज है इनमें से? फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, इनमें से हम क्या ऐसा यूज करते हैं क्योंकि हिली टेरेन में यूज किया जाता है? तो आपको, अगर आपने सर्वेइंग ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हिली एरियाज में हम लोग यूज करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। कैसे यूज करते हैं? जैसे ये खेल है, ये एक पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। पहले यहाँ से हम रीडिंग्स निकालते हैं, ए से निकालते हैं बी के लिए, फिर बी से निकालते हैं ए के लिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, और ये की जाती है हिली टेरेन या हिली एरियाज के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसको हमने स्ट्रेच किया या डिफॉर्म किया या किसी प्रकार से उसका शेप चेंज किया। मान लो इसका शेप ऐसा था और हमने चेंज करके उसको और बड़ा ऐसा कर दिया, मान लो, ठीक है, खींच के या कुछ भी किया, तो वो वापस फिर से अपने दोबारा अपने ही शेप पे आ जाए। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। द डिवाइस यूज टू मेजर द, वन सेकेंड, द डिवाइस यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा क्वेश्चन है, ये कल मैं करा भी चुका हूँ, फिजिक्स वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया था। रिलेटिव डेंसिटी क्या मेजर करता है? मैंने कहा था दो चीजें होंगी, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, कंफ्यूज मत करना, है ना, बताया था ना। अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और नहीं याद हो तो उस लेक्चर को जाके देखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो बैरोमीटर बिल्कुल नहीं होगा, पिक्नोमीटर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब बचा क्या? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो याद रखो, हाइड्रोमीटर जो होता है वही आरडी या रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर, ना कि हाइग्रोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक सेकंड में इसको यहाँ से, ये बॉल को यहाँ से शिफ्ट कर दूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, नो, अब ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। देखो, एक बीम है, सिंपल सपोर्ट के द्वारा बनी है, ठीक है, एज्यूम कर लेना, थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी सिंपल सपोर्ट्स होंगे तो बेंडिंग मोमेंट जो तुम्हारा होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा मिड पॉइंट पे, मिड सेंटर पे होगा। ठीक है, क्यों होगा? जैसे एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लोडिंग डालो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है? कुछ ऐसा करके बनता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोडिंग चेंज कर दें और लोडिंग हम यूडीएल डाल दें, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता था? ऐसा बनता था, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे होता था। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे यूडीएल की केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मुझे कोई बताएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमेशा सिंपल सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम होगा वो होगा मिड पॉइंट पे, एट द मिड पॉइंट। कलर चेंज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। देखो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो इतना तो समझ में आ गया कि ऐसी सीमेंट हो जो कि हाइड्रोफोबिक हो। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को रिपेल करे, जल्दी सेटिंग हो जाए, पानी से मतलब पानी का असर आने से पहले वो सेट हो जाए। तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, रिपीट। एक तो ऑप्शन में ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये तो नहीं होगा भाई क्योंकि ये नॉर्मली वर्क करती है। दूसरा अगर हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को हटा दें, क्यों हटा दें सल्फेट, क्योंकि ये सल्फेट वाटर को या फिर हाईली सॉल्टी वाटर को रेजिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे इसका यूज नहीं है तो यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। अब बचा क्या, रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग। अब रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग में ज्यादा कौन सा जल्दी सेट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्विक सेटिंग सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाती है, मतलब आरएचसी से भी ज्यादा जल्दी हो जाती है क्विक सेटिंग। तो क्विक सेटिंग सीमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सॉरी आंसर देख दिया था। ओके, नाउ द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल। डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 द मेन फंक्शन ऑफ द बलास्ट। जो बलास्ट होता है, पहली बात तो सबको पता होना चाहिए बलास्ट होता क्या है। बलास्ट वो चीज होती है रेलवे ट्रैक पे, मेजरली आप लोग देखेंगे 3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी रेल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद स्लीपर्स होती हैं, स्लीपर जो वो बिछी रहती हैं पटरियों पे ऐसे करके, और उसके बाद बलास्ट होता है जो गिट्टियां वहां पे फैली होती है उसके चारों ओर, बड़ी बड़ी गिट्टियां अराउंड 40 mm के होती हैं, 40 mm के अराउंड होती हैं मान के चलो। ठीक है, सो 40 से ज़्यादा ही होती हैं, तो उसे हम लोग बलास्ट कहते हैं। अब सवाल ये है कि बलास्ट का काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो ड्रेनेज प्रोवाइड करने का काम करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। क्यों करता है, क्योंकि भाई पानी मान लो गिरा और बह बह के यहाँ से अपना चला गया वो। ठीक है, यहाँ पे पानी जमा नहीं हो पाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद और क्या यूज हो सकता है, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। क्यों कुशनिंग इफेक्ट, भाई अगर ये स्लीपर्स हैं और इसके ये स्लीपर्स है हमारे, ठीक है, ये इसके नीचे बलास्ट बिछा है, तो बलास्ट क्या करेगा, एक प्रकार से कुशनिंग इफेक्ट देगा। क्या, बिल्कुल देगा। क्यों, क्योंकि उसमें वॉइड्स होते हैं, ये भी याद रखना। और वॉइड्स के कारण ही क्या होगा, ड्रेनेज भी होगा, वॉइड्स के कारण कुशनिंग इफेक्ट भी आएगा क्योंकि वॉइड्स एयर भी ट्रैप करते हैं। तीसरा, होल्ड द स्लीपर इन पोजीशन। क्या स्लीपर्स को पोजीशन में होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि जब चारों ओर ब्लास्ट हो जाता है तो स्लीपर अपनी जगह फिक्स हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे बोल्ट नट जो भी है हम उसको टाइट करते हैं चीजों को, लेकिन उसके बाद भी ब्लास्ट क्या है, उस स्लीपर को यहाँ जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से खिसकने नहीं देता, अपनी जगह से बिल्कुल पकड़ के रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों सही है, मतलब ड्रेनेज भी करता है, कुशनिंग इफेक्ट भी देता है, और तीसरा होल्ड द स्लीपर्स इन पोजीशनिंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग एक चीज़ जरूर बताना कि क्या आपको लेक्चर की स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, या फिर ये बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है ऐसी रखी जाए। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके मुझे गाइड कर देना आप लोग, थोड़ा मुझे जरूर बताना, तो मुझे लेक्चर को बनाने में हेल्प मिलेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ठीक ठाक स्पीड पे जा रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी तेज़ है। अगर आपको लगता है कि स्पीड और कम करनी चाहिए या फिर और चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सभी लोग वीडियो को थोड़े फास्ट स्पीड पे देखते हैं, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ी बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स क्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थिन वायर्स में किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे उसे डक्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, याद रखना। और प्रॉपर So, the property of the material to be drawn into thin wires is called ductility. Option number C will be the right answer. और शीट्स के केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेलेबिलिटी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने कह रहा है विच सर्वेइंग मेथड इज द मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग लार्ज एरियाज। बहुत बड़े एरियाज को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो मैं आपको एलिमिनेशन का भी तरीका साथ साथ सिखाते जा रहा हूँ।
देखिएगा, प्लेन सर्वेइंग बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चेन सर्वेइंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी छोटी सी चेन होती है। अगर आपको 50-100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना, तो आप चेन से नहीं कर पाओगे, तो चेन तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। अब बचा कंपास, कंपास से भी नहीं कर पाओगे। ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जियोडेटिक सर्वेइंग। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडर करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हम रेंजिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने सूटेबल पॉइंट्स मिलते हैं, हम आगे फर्दर कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग करते हैं लार्ज एरियाज को मेजर करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन रीजन, ऐसा क्या मेन रीजन है फॉर प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स। देखो, जो आरसीसी बीम्स होती हैं या आरसीसी कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें क्या रीजन होता है सबसे बड़ा कि हम भैया रीइंफोर्समेंट डालते हैं। उसका रीजन ये है कि मान लो ये भाई बीम है हमारी, अच्छा बीम किसकी होती है? कंक्रीट की होगी, ठीक है। और कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी का कई में से एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई कंप्रेशन में वो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन टेंशन में कंक्रीट वीक पड़ जाती है। और इसी वीकनेस को कंपनसेट करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? हम रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जब हम रीइंफोर्समेंट इसके अंदर बीम के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर मजबूती बढ़ जाती है। तो किस चीज को कोप अप करने के लिए हम डालते हैं, या किस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं कंक्रीट के? हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं टेंसाइल फोर्सेस को कंसीडर करने के लिए, या टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंक्रीट अपने आप में टेंसाइल फोर्सेस को इतना रेजिस्ट नहीं कर पाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एंगल बिटवीन द थ्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, अब मान लो ये आपका कुछ 1 सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट है, ये ऐसे कुछ, हाँ ये बना है, ये मान लो ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या होगा? इसके बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं डेक्लिनेशन। क्या कहते हैं? डेक्लिनेशन। और क्या होता है डेक्लिनेशन? जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के इधर होगी तो वेस्टर्न हो जाएगा, ईस्टर्न होगी तो ईस्टर्न, है ना, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ये प्रकार होते हैं इसके। कैसे निकालते हैं, इसके लिए अगर आपको जरूरत है तो आप बताइएगा, तो मैं 1-2 क्वेश्चन इसके भी डाल दूंगा अगले बार सेट में, तो उसको मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर चांस है कि न्यूमेरिकल्स आए, कम आएंगे, आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप थ्योरी को अपनी मजबूत करिए। न्यूमेरिकल आप जितनी थ्योरी पढ़ेंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल अपना खुद से कर लेंगे, ठीक है। बशर्ते पेपर वही आ रहा है जो अभी पिछले बार से आता रहा है। अगर एकदम से कोई चेंजेस आ गए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं, ठीक है। प्रिपेयर रहिए। ओके, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन अ वेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट में क्या रेंज होती है किसकी? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स की। तो देखिए, ये एक वैल्यू है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 15 से 20% होती है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन अ वेल ग्रेडेड, मतलब वेल ग्रेडेड, सॉरी, वेल ग्रेडेड अगर होगा तो उसमें 15 से 20% होगा कोर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर को रिटेन करने, मतलब वाटर को पकड़ के रखने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस सॉइल में होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, क्ले। क्ले में सबसे ज्यादा जो होती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। इसीलिए क्ले को हम जनरली अगर हम एक नॉर्मली बात वे में बात करें, तो क्ले को हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी सॉइल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स इन द फील्ड ड्यूरिंग सर्वेइंग। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग सर्वेइंग में? बहुत ही सिंपल सी बात है, सामने सामने आपके दिख रहा होगा ऑप्शन आपको। डंपी लेवल, लेवलिंग के काम आता है, प्लानीमीटर नहीं, एलिडेट भी नहीं आता, तो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में हम एंगल निकाल सकते हैं ना सारे, तो इसलिए थियोडोलाइट का यूज करते हैं मेजरिंग एंगल्स के लिए भी। डिस्टेंसेस को भी मेजर करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एंगल्स को भी करता है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने देखते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप्स इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। जो स्पेसिंग होती है ना, स्टिरप्स जो होती है, स्टिरप्स की प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो ये आ गई, एक सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग जो होती है स्टिरप्स की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों का एक ही आंसर है, वो होता है शेयर, ठीक है। तो शियर को रेजिस्ट करने के लिए या शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए स्पेसिंग इन द स्टिरप्स या स्टिरप प्रोवाइड किए जाते हैं आरसीसी बीम में। भाई स्टिरप प्रोवाइड करोगे तभी उसकी स्पेसिंग देनी पड़ेगी, तो शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है ये काम, ठीक है। देखो यहाँ मैंने मेंशन भी करा दिया, अगर आप भूल जाओ तो आप आगे भी मतलब पढ़ सकते हो इस चीज को। द स्टिरप्स आर प्रोवाइडेड इन द आरसीसी बीम टू रेजिस्ट द शियर फोर्सेस प्रिवेंटिंग डायगोनल क्रैक्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस के कारण, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखो, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें एक मिनरल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्ट मोर इल्मेनाइट करके नाम होता है। इतना इंग्लिश मेरी हो सकता है गलत हो रही है, अब मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसका नाम होता है मॉन्ट मोर इल्मेनाइट करके, ठीक है। तो ये जो मिनरल होता है ना, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं होती है फाउंडेशन के लिए, ठीक है। अब जब ये सूटेबल नहीं होगी फाउंडेशन के लिए सॉइल, तो ऐसी फाउंडेशन हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पे जो कि इस सॉइल को सपोर्ट दे सके। तो राफ्ट या मैट फाउंडेशन इसको सपोर्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि क्या है कि क्ले की लेयर तक वो फाउंडेशन का पहुंच ही नहीं पाएगी। स्ट्रिप तो बिल्कुल नहीं, और वेट फाउंडेशन हम लोग वहां भी यूज ही नहीं कर सकते। अब बचा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, पाइल फाउंडेशन। और अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, अगर इसमें मान लो पाइल फाउंडेशन में भी दो ऑप्शन दे दिए, तो एक एंड बेयरिंग होती है, सबको पता होना चाहिए, और एक फ्रिक्शन बेयरिंग होती है। तो फ्रिक्शन बेयरिंग वाली हम लोग यूज करेंगे, ना कि एंड बेयरिंग वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज डिटरमाइंड यूजिंग। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किस तरीके से करते हैं? सिंपल सा आंसर है, वीकेटस टेस्ट को यूज करके करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। इससे और क्या करते हैं, सेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं ना हम लोग, सेटिंग टाइम भी निकालते हैं, ठीक। 33 mm याद रखिएगा, ऊपर से नीचे से आप मुझे कमेंट बताइए कितना होता है। बॉक्स है, उसके ऊपर नीडल गिराते हैं ना, ऐसे ही होता है ना टेस्ट। कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके ऊपर नीडल गिराते हैं, नीडल छेद करती है, ऊपर से 33 mm 35 mm, नीचे से कितना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, परमिसिबल कह रहा है फ्लोराइड का कितना होना चाहिए एज पर BIS, मतलब परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर BIS के कितनी होनी चाहिए। तो देखो मैक्सिमम लिमिट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वो हो जाती है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। आइडियली बात करेंगे कितनी अच्छी होती है, मतलब कितनी सही रहती है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाती है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, और अगर इससे कम 0.1 मिलीग्राम से कम हो जाती है तो अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं फ्लोराइड से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विच लॉ स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वी कैन राइट इज एज del v अपॉन del y, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी किस में होती है? सिंपल सी बात है, टाउ इज इक्वल टू म्यू v बाई एच। किस में होता है ये फॉर्मूला? सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी की साइड से, मतलब विस्कोसिटी से रिलेटेड है ये। पास्कल लॉ, बर्नौलीज, आर्किमिडीज नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा था टर्म क्यूरिंग। जो क्यूरिंग टर्म होता है इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? क्यूरिंग का मतलब होता है कंक्रीट को क्योर करना। कब? पोरिंग के बाद। जब कंक्रीट, जैसे आप घरों में स्लैब डलती है या कुछ भी, मान लो ब्रिक वर्क हुआ, या अगर हम स्पेशली कंक्रीट की बात करें तो मान लो कोई बीम डाली गई या फिर स्लैब डाली गई, तो क्या होता है, स्लैब डालने के बाद
जब कंक्रीट सेट हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें पॉन्डिंग करा देते हैं। पॉन्डिंग मतलब पेड़ बना के पानी भर देते हैं पूरे में, क्यों? ताकि पानी एब्जॉर्ब हो जाए ढंग से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। तो क्यूरिंग इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू मिक्सिंग ऑफ द सीमेंट विद एग्रीगेट्स, बिल्कुल नहीं। कीपिंग द कंक्रीट मॉइस्ट टू एनहांस गेन स्ट्रेंथ, ये सही लग रहा है। रिमूविंग द एक्सेस ऑफ द वाटर फ्रॉम द फ्रेश कंक्रीट, बिल्कुल नहीं। और लास्ट कॉम्पैक्टिंग, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल इज टेकन एज, अगर एक ईंट की दीवार है, एक ईंट की मतलब सिर्फ एक ईंट की दीवार नहीं, एक ईंट की चौड़ाई है, थिकनेस उसकी जो है वो कितनी है, वन ब्रिक की है, तो वो क्या होगी? तो ईंट कितने की होती है? अगर जनरली हम लोग देखें तो 19 × 9 की होती है। और अगर ईंट हम इस प्रकार से लगा रहे हैं कि थिकनेस बने, तो 19 सेंटीमीटर कि हमारी जो हो जाएगी वो थिकनेस हो जाएगी वन ब्रिक वॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसको आप लोग मॉक के तरीके से डील करिए, एज अ मॉक। ठीक है, लगाइए इसको। और जो भी डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं किसी भी सवाल में कि सर ये ऐसा है तो ऐसा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, ग्रुप पे भी मिल जाएगी, कहीं से भी उठा लीजिएगा। और बाकी कोई डाउट्स हो तो आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए एंजॉय और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू।